हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ITI कॉम्पिटिटिव ज्ञान में। आज का हमारा वीडियो है DRDO नॉन टेक्निकल के लिए। तो आइए बात कर लेते हैं दोस्तों वीडियो में कि क्या क्या नॉन टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन है जो कि पूछा गया है, विक्रम पुरस्कार दिया जाता है। आपको बताना है जो विक्रम पुरस्कार है दोस्तों ये किस युवा खिलाड़ी को दिया जाता है या वरिष्ठ खिलाड़ी को। तो आइए जान लेते हैं ऑप्शन को। पहला ऑप्शन है युवा खिलाड़ी, दूसरा ऑप्शन है वरिष्ठ कोच, तीसरा ऑप्शन है वरिष्ठ खिलाड़ी और चौथा ऑप्शन है सहायक कर्मी। दोस्तों आपको बताना है जो विक्रम पुरस्कार है ये निम्न में से किसको दिया जाता है। तो बात कर लेते हैं दोस्तों आंसर की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा वरिष्ठ खिलाड़ी। कौन सा दोस्तों? वरिष्ठ खिलाड़ी इसका सही आंसर हो जाएगा। जो विक्रम पुरस्कार है ये वरिष्ठ खिलाड़ी को दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं विक्रम पुरस्कार के बारे में। तो ये मध्य प्रदेश का पुरस्कार है। ये किसके द्वारा दिया जाता है? ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं विक्रम पुरस्कार के बारे में। तो ये मध्य प्रदेश के राज्य स्तरीय खेलों में से प्रमुख है। कौन सा दोस्तों? जो मध्य प्रदेश के खेल के संबंध में पुरस्कार दिए जाते हैं ये उनमें से प्रमुख है। कौन सा दोस्तों? विक्रम पुरस्कार। अब बात करते हैं कि इसकी शुरुआत कब की गई थी। तो इसकी शुरुआत 2002 से की गई थी। कब की गई थी दोस्तों? इसकी शुरुआत 2002 से की गई थी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक व शेयर कीजिए और दोस्तों ऐसे वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अब बात कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चन की। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है। आपको बताना है जो विश्व की सबसे बड़ी झील है वो निम्न में से कौन सी है। अब बात कर लेते हैं ऑप्शन की। पहला ऑप्शन है कैस्पियन सागर, दूसरा ऑप्शन है सुपीरियर झील, तीसरा ऑप्शन है मिशिगन झील और दोस्तों चौथा ऑप्शन है कौन सा? टांगानीलिया झील। तो हम बात करें किसकी दोस्तों? विश्व की सबसे बड़ी झील की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैस्पियन सागर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कैस्पियन सागर की। तो ये विश्व की सबसे बड़ी झील है। कौन दोस्तों? कैस्पियन सागर, जो कि दोस्तों सबसे बड़ी है विश्व में। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अन्य झील की। तो बात करते हैं दुनिया की सबसे गहरी झील। दोस्तों इसमें से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे लंबी झील कौन सी है या गहरी झील कौन सी है। तो बात कर लेते हैं गहरी झील कौन सी है विश्व की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा? बैकाल झील। दोस्तों बात करते हैं किसकी? बैकाल झील की। ये जो बैकाल झील है ये दुनिया की सबसे गहरी झील है। कैसी झील है दोस्तों? ये दुनिया की सबसे गहरी झील है, जो कि कहाँ पे है? जो कि रूस के साइबेरिया में है। कहाँ पे है दोस्तों? ये रूस के साइबेरिया में स्थित है। अब बात कर लेते हैं विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा दोस्तों? किसकी? विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुपीरियर झील। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि ये सुपीरियर झील कहाँ स्थित है। तो ये हमारी उत्तरी अमेरिका में स्थित है। कहाँ स्थित है? ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं दोस्तों इसमें क्या पूछा गया है। दोस्तों इसमें पूछा गया है, हाल ही में नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार पोषण अभियान योजना के कार्यान्वयन में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो बात कर लेते हैं ऑप्शन की। पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, दूसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन है राजस्थान और चौथा ऑप्शन है पंजाब। तो हम बात कर रहे थे किसकी? नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार पोषण अभियान में क्रियान्वयन में प्रथम स्थान जो हासिल किया है वो किया है महाराष्ट्र राज्य ने। कौन से राज्य ने दोस्तों? महाराष्ट्र राज्य ने। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे मुख्यमंत्री कौन है। तो दोस्तों यहाँ पे जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं एकनाथ शिंदे। कौन है दोस्तों यहाँ पे मुख्यमंत्री?
एकनाथ शिंदे, जो कि यहाँ पे सीएम बने हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे राज्यपाल कौन है। तो दोस्तों यहाँ पे राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। कौन है दोस्तों? यहाँ पे भगत सिंह कोश्यारी यहाँ पे राज्यपाल हैं। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है अथी बरादर उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। दोस्तों आपको बताना है जो अथी बरादर उत्सव है ये किस राज्य में मनाया जाता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑप्शन की। पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, दूसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है तेलंगाना और चौथा ऑप्शन है केरल। तो हम बात कर रहे थे किसकी? अथी बरादर उत्सव की। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा? जो अथी बरादर उत्सव है ये हमारा कहाँ पे मनाया जाता है दोस्तों? तो ये मनाया जाता है तमिलनाडु में। कहाँ पे मनाया जाता है ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों तमिलनाडु के अन्य उत्सव की। तो इसके साथ साथ पोंगल भी मनाया जाता है। कौन सा दोस्तों? पोंगल, जो कि 14 से 15 जनवरी के बीच में मनाया जाता है। और इसके साथ साथ जलीकट्टू भी मनाया जाता है। कौन सा दोस्तों? जलीकट्टू भी यहाँ पे मनाया जाता है। यहाँ पे जलीकट्टू भी मनाया जाता है। कौन कौन सा दोस्तों? अथी बरादर, जलीकट्टू और इसके साथ साथ पोंगल मनाया जाता है। कहाँ पे दोस्तों? ये मनाए जाते हैं हमारे तमिलनाडु में। अब बात कर लेते हैं अगले ऑप्शन की। बात करें आंध्र प्रदेश में कौन सा उत्सव मनाया जाता है। तो यहाँ पे फ्लामिंगो मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है दोस्तों? यहाँ पे फ्लेमिंगो मनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं अगले ऑप्शन की। तो यहाँ पे है कि आंध्र प्रदेश में कौन सा उत्सव मनाया जाता है। तो इसका हो जाएगा फ्लेमिंगो यहाँ पे मनाया जाता है। अब बात करें कि तेलंगाना में कौन सा उत्सव मनाया जाता है। तो जो तेलंगाना में उत्सव मनाया जाता है वो है हमारा बतुकम्मा। कौन सा दोस्तों? बतुकम्मा यहाँ पे मनाया जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों बोनालू भी मनाया जाता है। कौन सा? बोनालू भी यहाँ पे मनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं कि केरला में कौन सा उत्सव मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा दोस्तों? केरल की बात करें, केरल में कौन कौन से उत्सव मनाए जाते हैं। तो यहाँ पे ओणम, कौन सा दोस्तों? ओणम और यहाँ पे विशु मनाया जाता है। कौन सा? विशु मनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है जो कि पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध गुजरात में स्थित है। दोस्तों आपको बताना है इनमें से कौन सा बांध है जो गुजरात में स्थित है। तो आइए बात कर लेते हैं ऑप्शन की। पहला ऑप्शन है नागार्जुन सागर बांध, दूसरा ऑप्शन है भाटसा बांध और तीसरा ऑप्शन है उकाई बांध और दोस्तों चौथा ऑप्शन है हीराकुंड बांध। कौन सा दोस्तों? हीराकुंड बांध। तो बात कर रहे थे हम किसकी? ऐसा बांध जो कि गुजरात में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा दोस्तों? जो उकाई बांध है ये गुजरात में स्थित है। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? ये गुजरात में स्थित है। बात करते हैं ये गुजरात में कहाँ स्थित है। तो ये दोस्तों गुजरात के सूरत जिले में स्थित है। कहाँ पे स्थित है ये? गुजरात के सूरत जिले में स्थित है। अब बात कर लेते हैं कि जो उकाई बांध है ये किस नदी पे स्थित है। तो दोस्तों ये ताप्ती नदी पे स्थित है। किस नदी पे स्थित है ये? जो आपका उकाई बांध है ये ताप्ती नदी पे स्थित है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों किसकी? जो हमारा उकाई बांध है इसको बल्लभ सागर के नाम से भी जाना जाता है। ये दोस्तों कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बल्लभ सागर बांध कहाँ स्थित है। तो आपको पता कर लेना है जो उकाई बांध है इसको बल्लभ सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। अब बात कर लेते हैं उकाई सरोवर बांध की। तो ये दोस्तों सरदार सरोवर के बाद राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। कौन सा दोस्तों? ये सरदार सरोवर बांध है, जो सरदार सरोवर, उसके बाद ये राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। ये दोस्तों राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों नागार्जुन सागर बांध की कि ये किस नदी पे स्थित है। तो बात करें किसकी? नागार्जुन बांध की। तो दोस्तों ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है ये? आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसके साथ साथ ये किस नदी पे बना हुआ है। तो ये हमारा कृष्णा नदी पे बना है। कौन सी नदी पे दोस्तों? ये कृष्णा नदी पे बना है। बात करें दोस्तों नागार्जुन सागर बांध की। तो ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। कौन सी दोस्तों?
तीसरी सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है, सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। बात कर लेते हैं कहाँ पे दोस्तों, तो ये विश्व की सबसे बड़ी तीसरी मानव निर्मित झील है। अब बात कर लेते हैं अगले बांध की। तो दोस्तों अगला बांध है भाटसा बांध कि ये कहाँ स्थित है, तो दोस्तों ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है ये, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। बात करते हैं ये किस जिले में स्थित है, तो ये महाराष्ट्र के ठाणे जिले में स्थित है। इसके साथ साथ दोस्तों ये ठाणे के अंतर्गत कहाँ पे आता है, तो ये हमारा शाहपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है ये, शाहपुर में स्थित है। अब बात कर लेते हैं कि ये किस नदी पे बना हुआ है, तो ये हमारा भाटसा नदी पे बना हुआ है। किस पे दोस्तों, ये हमारा भाटसा नदी पे बना हुआ है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगले ऑप्शन की। तो अगला ऑप्शन है हमारा हीराकुंड बांध कि हीराकुंड बांध कहाँ बना हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा उड़ीसा। ये दोस्तों कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है लगभग सभी परीक्षाओं में कि हीराकुंड बांध कहाँ बना हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। अब ये भी पूछा जाता है कि ये किस नदी पे स्थित है, तो ये महानदी पे स्थित है। कहाँ स्थित है ये, महानदी पे स्थित है। बात करते हैं कि इसका निर्माण कब हुआ था, तो ये 1957 में बना था। कब बना था दोस्तों, ये 1957 में बना था। बात कर लेते हैं हीराकुंड बांध के बारे में। तो ये संसार का सबसे बड़ा और लंबा है। ये दोस्तों सबसे बड़ा और लंबा बांध है, सबसे बड़ा और लंबा बांध है संसार का। बात कर लेते हैं ये कितने किलोमीटर लंबा है, तो ये दोस्तों 25.8 किलोमीटर लंबा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, ये दोस्तों इंग्लिश से पूछे गए हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं इंग्लिश के क्वेश्चन को, क्योंकि दोस्तों DRDO में नॉन टेक्निकल में इंग्लिश के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो बात कर लेते हैं क्या पूछा गया है। यहाँ पे पूछा गया है डायरेक्शन, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ आइडोम फेज गिवन इन बोल्ड। तो देखते हैं यहाँ पे पूछा गया है कोल्ड कम्फर्ट का। दोस्तों यहाँ पे कोल्ड कम्फर्ट का मतलब, कंफर्ट का मतलब पूछा गया है। तो आइए जान लेते हैं पहले ऑप्शन को। पहला ऑप्शन है जो कि पूछा गया है दोस्तों, पहला ऑप्शन पूछा गया है एस्टर्डिटी। आपको बताना है कि दोस्तों जो कोल्ड कम्फर्ट है इसका मतलब होता है कम आराम। क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है कम आराम। तो अब आपको बताना है इनमें से कौन सा वर्ड है जो इससे संबंध रखता है। तो दोस्तों बात करें एब्सर्डिटी की, तो इसका मतलब होता है दोस्तों बेतुकी या अजीब। क्या होता है दोस्तों इसका मतलब, बेतुकी या अजीब। अब बात कर लेते हैं दूसरे ऑप्शन की। तो डिसेप्शन, तो इसका मतलब होता है दोस्तों चीट करना। डिसेप्शन का मतलब होता है चीट करना। अब बात कर लेते हैं अगले ऑप्शन की। तो अगला ऑप्शन है स्लाइट सेटिस्फिकेशन, स्लाइट सेटिस्फैक्शन। तो दोस्तों इसका मतलब होता है थोड़ा सा आराम। किसका दोस्तों, जो स्लाइट सेटिस्फैक्शन है इसका मतलब होता है थोड़ा सा आराम। क्या होता है दोस्तों, थोड़ा सा आराम। तो अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर। आपको बताना है कि इसमें दोस्तों जो क्वेश्चन है इसमें 4 सेगमेंट दिए गए हैं, उनमें से एक सेगमेंट गलत है, तो आपको बताना है वो कौन सा है। तो बात कर लेते हैं दोस्तों। वी हैव नॉट मीट सम ऑफ आवर फ्रेंड सिंस 6 मंथ। तो दोस्तों आप सब जानते होंगे यहाँ पे सिंस और फॉर का आपको प्रयोग करना है। किसका दोस्तों, यहाँ पे आपको सिंस और फॉर का प्रयोग बताया गया है। तो आप सब जानते होंगे जो दोस्तों सिंस का प्रयोग है वो हम कब करते हैं, जब हमें किसी स्टार्टिंग पॉइंट को बताना हो। किसको बताने के लिए दोस्तों, स्टार्टिंग पॉइंट को। दोस्तों जब हमें स्टार्टिंग पॉइंट को बताना होता है तब हम वहाँ पे क्या करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं हम वहाँ पे, सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हमें बताना हो कि हम मंडे से या जनवरी से या 2007 से, तब हम दोस्तों किसका प्रयोग करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं। और बात करें दोस्तों कि फॉर का प्रयोग कब करते हैं, तो इसका प्रयोग पीरियड के लिए करते हैं। किसके लिए दोस्तों,
पीरियड के लिए या समय बताने के लिए करते हैं, जैसे कि 2 घंटे से, 4 घंटे से। तो दोस्तों यहाँ पे जो बोला गया है कि वी हैव नॉट मीट सम ऑफ आवर फ्रेंड्स सिंस 6 मंथ, तो दोस्तों ये हमारा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे 4 आएगा। तो ये इसका ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ एडवर्ब फॉर द गिवन सेंटेंस। आपको दोस्तों यहाँ पे करेक्ट एडवर्ब की फॉर्म को बताना है। तो बात कर लेते हैं कि सेंटेंस क्या दिया गया है, आई एट माई लंच। आई एट माई लंच। दोस्तों आप सब जानते होंगे जो एट है ये दोस्तों ईट, एट और ईटन के ये दोस्तों फॉर्म है किसकी, ईट की। तो यहाँ पे पूछा गया है कि यहाँ पे आप कौन सी फॉर्म का यूज करेंगे एडवर्ब के लिए। तो पहला ऑप्शन है गुडली, दूसरा ऑप्शन है इन अ हरीड, तीसरा ऑप्शन है विथ रेफरेंस और चौथा ऑप्शन है ह्यूरिडली। तो आप सबको पता होगा दोस्तों, जो गुडली का मतलब होता है इसका दोस्तों तात्पर्य होता है भारी मात्रा में। तो ये तो होगा नहीं दोस्तों, इसका मतलब क्योंकि होता है भारी मात्रा में। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि विथ रेफरेंस, तो दोस्तों इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा सम्मान के साथ। किसके साथ दोस्तों, बहुत ज़्यादा सम्मान के साथ इसका मतलब होता है। अब बात करें दोस्तों किसकी, ह्यूरिडिटी की, ह्यूरिडली की, तो दोस्तों ये इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा दोस्तों, ह्यूरिडिटी, मतलब मैंने खाना खाया जल्दबाजी में। दोस्तों इन अ हरीड, आप जल्दबाजी में खाना खा रहे हैं, लेकिन ये दोस्तों इसका आंसर नहीं होगा। जो इसका आंसर होगा वो होगा ह्यूरिडली, क्योंकि मैंने जल्दबाजी में खाना खाया। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है जो कि पूछा गया है, डायरेक्शन इन दी फॉलोइंग क्वेश्चन सम ऑफ द सेंटेंस हैव एरर एंड सम हैव नॉन। और इसके साथ साथ फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ अ सेंटेंस हैज एन एरर, इफ देयर इज नो एरर मेक योर आंसर नो एरर। तो अब बात कर लेते हैं कि क्या यहाँ पे बोला गया है। तो पहला है दोस्तों यहाँ पे दी हॉनेस्टी। तो आप सब जानते होंगे दोस्तों, जो आपकी नाउन है ये 5 प्रकार की होती हैं, उसमें से ये जो हॉनेस्टी है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ए या एन का प्रयोग नहीं करते हैं, उसमें किसका प्रयोग करते हैं, उसमें हम द का प्रयोग करते हैं, दी ऑनेस्टी। अब बात कर लेते हैं दूसरे ऑप्शन की। तो दोस्तों जो दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे है दी ऑनेस्टी ऑफ द ब्रदर इज बियॉन्ड एनी डाउट। तो दोस्तों इसमें हमारा कोई भी एरर है नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नो एरर। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, तो बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। डायरेक्शन चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ आइडोम फेज गिवन इन बोल्ड। तो दोस्तों आपको यहाँ पे जो वाक्य दिया गया है या छोटा सा सेंटेंस दिया गया है उसका मतलब आपको बताना है। हैंड इन ग्लोब, दोस्तों आपको बताना है हैंड इन ग्लोब का मतलब क्या होता है। हैंड इन ग्लोब का मतलब क्या होता है। तो आइए जान लेते हैं ऑप्शन को। पहला ऑप्शन है इन क्लोज रिलेशनशिप, दूसरा ऑप्शन है नॉन कोऑपरेटिव, तीसरा ऑप्शन है क्रिटिकल और चौथा ऑप्शन है ऑन बैड टर्म्स। तो दोस्तों हैंड ऑफ ग्लोब का मतलब होता है अच्छे संबंध से। किससे दोस्तों, जो हैंड एंड ग्लोब्स का मतलब होता है वो अच्छे संबंध से होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इन क्लोज रिलेशनशिप। तो अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये हमारा साइंस से पूछा गया है। किससे पूछा गया है, ये साइंस से पूछा गया है। आप सबको पता होगा जो नॉन टेक्निकल क्वेश्चन है दोस्तों उसमें मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, साइंस, इतिहास, हिस्ट्री दोस्तों सब कुछ पूछा जाता है। तो अब हम बात करने वाले हैं साइंस के क्वेश्चन की। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है साइंस का, क्रायोजेनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। तो बात कर लेते हैं दोस्तों ऑप्शन की। पहला ऑप्शन है रॉकेट्स, दूसरा ऑप्शन है रेल इंजन, तीसरा ऑप्शन है जहाज़ों और चौथा ऑप्शन है पनडुब्बियों। दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि ये क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी क्या कहलाता है। तो इसका तात्पर्य है दोस्तों जो क्रायोजेनिक होता है
इसका तात्पर्य होता है दोस्तों वेरी कूल। क्या होता है दोस्तों इसका मतलब होता है वेरी कूल कंडीशन। तो दोस्तों बात करें वेरी कूल की तो -150 डिग्री सेल्सियस दोस्तों ये होता है -150 डिग्री सेल्सियस तापमान पर हमारा क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी काम करती है। तो दोस्तों ये पूछा गया है कि ये किस इंजन में काम करती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा रॉकेट्स। दोस्तों रॉकेट्स को उड़ाने में हम क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं, जिसमें दोस्तों जो तापमान होता है वो होता है हमारा -150 डिग्री सेल्सियस। अब बात कर लेते हैं हम अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है जो कि पूछा गया है, कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे नज़दीक है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये सौरमंडल से पूछा गया है। कहाँ से पूछा गया है दोस्तों, ये हमारा सोलर सिस्टम से पूछा गया है। तो बात कर लेते हैं ऑप्शन की। पहला ऑप्शन है शुक्र, दूसरा ऑप्शन है मंगल ग्रह, तीसरा ऑप्शन है बृहस्पति और दोस्तों चौथा ऑप्शन है बुध। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया है कि जो हमारा पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह है वो कौन सा है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा जो पृथ्वी के सबसे पास ग्रह है दोस्तों वो है हमारा कौन सा, शुक्र। कौन सा है दोस्तों, शुक्र। अगर पूछा जाए कि पृथ्वी के सबसे दूर कौन है तो दोस्तों उसका सही हो जाएगा हमारा कौन सा, बात करें किसकी, पृथ्वी से सबसे दूर ग्रह की, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा नेपच्यून। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, अच्छा इसका आंसर अभी हमने नहीं बताया, कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे नज़दीक है। तो दोस्तों बात करें पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह की तो ये हो जाएगा दोस्तों शुक्र। शुक्र को दोस्तों वेनस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों, इसको वेनस भी बोला जाता है। अब बात करें पृथ्वी के सबसे दूर ग्रह कौन सा है तो ये नेपच्यून है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है, तो दोस्तों ये है हमारा मरकरी। जो दोस्तों मरकरी है जिसको हम बुध के नाम से भी जानते हैं, ये हमारा सूर्य के सबसे निकट है। अब बात कर लेते हैं कि सॉरी दोस्तों मैं ये बता चुका हूँ आपको, पृथ्वी के सबसे जो दूर ग्रह है वो है हमारा नेपच्यून। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, इंद्रधनुष के तल पर दिखाई देने वाला रंग कौन सा है। तो यहाँ पे पूछा गया है जो हमारा इस प्रकार से दोस्तों इंद्रधनुष बनता है, जो उसका दोस्तों तल होता है उस पर कौन सा रंग होता है। तो आइए बात कर लेते हैं पहले ऑप्शन की। पहला ऑप्शन है पीला, दूसरा ऑप्शन है लाल, तीसरा ऑप्शन है नीला और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हम बात कर रहे थे किसकी, कि इंद्रधनुष के तल पर दिखाई देने वाला रंग कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा दोस्तों, इसमें क्या होता है दोस्तों, जो हमारा इंद्रधनुष बनता है उसमें दोस्तों अगर बात करें टॉप पे तो दोस्तों टॉप पे होता है हमारा बैगनी कलर। कौन सा होता है, टॉप पे हमारा बैगनी कलर या वायलेट रंग होता है। अब बात करें दोस्तों तल पे तो तल पे हमारा लाल होता है। कौन सा होता है दोस्तों, लाल होता है। अब बात कर लेते हैं इंद्रधनुष के बारे में। तो दोस्तों जब इंद्रधनुष बनता है तो ये दो प्रकार से बनता है। किस प्रकार से दोस्तों, पहला बनता है प्राइमरी और दोस्तों उसी के नीचे बनता है सेकेंडरी। कौन सा दोस्तों, उसी के नीचे बनता है हमारा सेकेंडरी। तो दोस्तों क्या होता है कि जो प्राइमरी बनता है उसमें दोस्तों वो बड़ा होता है और जो दोस्तों सेकेंडरी बनता है वो थोड़ा सा छोटा होता है, ऐसे उल्टा बनता जाता है। तो दोस्तों जो प्राइमरी में सबसे ऊपर रंग होता है वो होता है हमारा बैगनी और दोस्तों बात करें प्राइमरी में जो नीचे कलर होता है वो होता है हमारा लाल। अब बात करें दोस्तों सेकेंडरी इंद्रधनुष में तो उसमें दोस्तों जो टॉप पे होता है वो लाल होता है, बात करें सबसे नीचे होता है वो होता है हमारा बैगनी। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, प्रोपेन में क्रमशः कितने कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु हैं। तो आइए जान लेते हैं दोस्तों प्रोपेन के बारे में कि कितने कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि जो प्रोपेन होता है इसका संरचना सूत्र कैसे बनता है। तो दोस्तों प्रोपेन इस प्रकार से बनता है। दोस्तों यहाँ पे हमारे H बॉन्ड होते हैं। कौन होते हैं दोस्तों, यहाँ पे H बॉन्ड होते हैं।
दोस्तों अब आप काउंट कर लीजिए, कार्बन कार्बन कार्बन, तो दोस्तों टोटल 3 कार्बन है यहाँ पे। और इसके साथ साथ बात करें हाइड्रोजन की, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे हमारे 8 हैं क्या, हाइड्रोजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा दोस्तों, यहाँ पे जो आपका प्रोपेन है, इसमें 3 कार्बन और 8 हाइड्रोजन परमाणु हैं। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। आपको बताना है जो दोस्तों ये दिए गए हैं कथन, इनमें से कौन सा है जो कि गलत है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ऑप्शन की। पहला ऑप्शन है पीतल 30% जस्ता और 70% तांबे का मिश्रण है। दोस्तों यहाँ पे ये बताया गया है कि जो आपका पीतल है, क्या दोस्तों, जो पीतल है वो 30% जस्ता मतलब जिंक और 70% तांबे का मिश्रण है। दूसरा है दोस्तों दबाव की मापनीय इकाई को मीटर में दर्शाया जाता है। तीसरा ऑप्शन है आपका जो पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से बना है। और चौथा ऑप्शन है वाष्पीकरण शीतलन का कारण बनता है। तो दोस्तों आप सब जानते होंगे जो हमारा पीतल है वो 30% जिंक या जस्ता और 70% कॉपर या तांबे का मिश्रण है। अब बात करें दोस्तों अगले ऑप्शन की, तो जो दोस्तों दबाव की इकाई है ये मीटर नहीं है। क्या नहीं है दोस्तों, ये मीटर नहीं है। दोस्तों जो मीटर है वो लंबाई का मात्रक है। किसका मात्रक है, ये लंबाई का मात्रक है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं अगले ऑप्शन की, तो दोस्तों जो पदार्थ होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। इसके साथ साथ जो वाष्पीकरण है वो शीतलन का कारण बनता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये दोस्तों, जो कि गलत है सेंटेंस। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों जो अब हम क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं दोस्तों, ये हमारे कहाँ से पूछे जा रहे हैं, ये दोस्तों रीजनिंग के क्वेश्चन हैं। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों क्या पूछा गया है। उस संख्या का चयन कीजिए जो संख्या श्रृंखला में आगे आएगी। तो यहाँ पे दोस्तों संख्या दी गई है, यहाँ पे दिया गया है 27, 40, 55, 72 और 91। तो अब दोस्तों देखते हैं हम इसमें कैसे संबंध स्थापित करते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। दोस्तों पहले इसको ऐसे हल करते हैं, जो आपका 27 है दोस्तों, हम इसमें क्या करते हैं दोस्तों, 5 का वर्ग करें और 2 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 का वर्ग 25 होता है और 2 27। इसके साथ साथ आगे बात करते हैं दोस्तों, जो अगला है दोस्तों, इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, इसमें हम करें 6 का वर्ग कर दें और 4 जोड़ दें तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 40। दोस्तों बात करें अगले की, तो इसमें दोस्तों हम क्या करें, 7 का वर्ग कर देते हैं और यहाँ पे हम 6 जोड़ते हैं तो दोस्तों ये 7 का वर्ग हो जाता है हमारा 49 और 6, तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 55। अब बात कर लेते हैं अगले नंबर की 72। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा हम क्या करेंगे दोस्तों, 8 का वर्ग कर देंगे। क्या कर देंगे, 8 का वर्ग कर देंगे और क्या जोड़ देंगे दोस्तों, यहाँ पे हम 8 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा 64 और यहाँ पे 8 तो ये हो जाएगा हमारा 72। दोस्तों अगला नंबर है 91। तो दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों हम 9 का वर्ग कर देंगे और यहाँ पे 10 जोड़ देंगे तो इसका वर्ग हो जाएगा दोस्तों 81 और प्लस 10 जो कि हो जाएगा 91। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि अगला नंबर कौन सा आएगा। तो दोस्तों हम 9 के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे 10 का वर्ग कर देंगे और हम यहाँ पे कितना जोड़ेंगे, यहाँ पे हम 12 जोड़ देंगे तो दोस्तों 10 का वर्ग हो जाता है 100 और 12 ये हो जाएगा हमारा 112। तो ये दोस्तों बी इसका आंसर सही हो जाएगा। आप इसको दूसरी विधि से भी कर सकते हैं यहाँ पे अंतर निकाल के। तो अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पे है S बराबर है, दोस्तों यहाँ पे बताया गया है S बराबर है Q के और Q बड़ा है R से, और दोस्तों यहाँ पे खाली स्थान है। इसके साथ साथ R बड़ा है U से और उसके बराबर है M, और दोस्तों B M बड़ा है B से। तो दोस्तों यहाँ पे अब निष्कर्ष है कि क्या Q जो U है ये दोस्तों Q से छोटा है, या हम ऐसा भी बोल सकते हैं जो U है ये Q से बड़ा है। तो दोस्तों ये तो गलत हो रहा है। अब बात करें सेकंड निष्कर्ष की, तो यहाँ पे बताया गया है कि जो S है वो R से बड़ा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो दोस्तों S है वो R से बड़ा है, कैसा है, बड़ा है।
तो दोस्तों इसका सही कौन सा आंसर हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जो केवल सेकंड है ये, मतलब दोस्तों केवल दूसरा सत्य है। तो बात कर लेते हैं अब अगले क्वेश्चन की। दोस्तों यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कर रहे थे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे बताया गया दोस्तों एक निश्चित कूट भाषा में जो कि दर्शाया गया है, यहाँ पे दोस्तों दर्शाया गया है ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, और दूसरा है ए मल्टीप्लाई बी का अर्थ है ए बी का भाई है, और तीसरा ऑप्शन है ए डिवाइड बी का अर्थ है ए बी का पिता है। तो यहाँ पे इसी जानकारी के आधार पर यदि P प्लस क्यू डिवाइड R मल्टीप्लाई S है तो P का S से किस प्रकार का संबंध है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों क्या है P प्लस क्यू, तो यहाँ पे दोस्तों जो P है वो Q की सिस्टर है। किसकी दोस्तों? जो P है वो सिस्टर है Q की। किसकी सिस्टर है? जो P है वो Q की सिस्टर है। इसके बाद दोस्तों जो Q है वो जो R है वो Q का फादर है। कौन दोस्तों? जो Q है वो R का फादर है। अब बात कर लेते हैं आगे, तो जो R है वो S का ब्रदर है। तो यहाँ पे पिता की बहन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा पिता की बहन। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है आपको? लुप्त संख्या को बताना है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम इसको यहाँ पे दोस्तों इसमें हम अंतर देख पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे इसको, एक मिनट, यहाँ पे हम क्या करेंगे 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद इसमें देखें दोस्तों तो इसमें +1 का अंतर है। यहाँ पे हम क्या करेंगे अब 1.5 का मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे हम +2 कर देंगे। अब बात करते हैं इसकी, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 2.5 + 3, तो ये क्या निकल के आएगा दोस्तों? 1853 निकल के आएगा। अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है। अब बात करते हैं दोस्तों हम इतिहास के क्वेश्चन की, क्योंकि दोस्तों DRDO सेप्टेम में इतिहास भी पूछा जाता है आपका। तो बात कर लेते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन की इतिहास के। तो पूछा गया है सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। आपको बताना है कि किस गवर्नर के समय में सती प्रथा को बंद कर दिया गया था। तो बात कर लेते हैं इस सबसे पहले कौन सा ऑप्शन है? तो पहला ऑप्शन है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड वेलेजली, तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिक, और चौथा ऑप्शन है लॉर्ड रिपन। तो हम बात कर रहे थे किसकी? सती प्रथा को किस गवर्नर के समय पे समाप्त कर दिया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा दोस्तों? जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे दोस्तों, इनके समय पे सती प्रथा को बंद कर दिया गया था। अब बात करते हैं कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ साथ और किसका यहाँ पे सहयोग रहा। तो यहाँ पे दोस्तों राजा राम मोहन राय का सहयोग रहा। किसका दोस्तों? राजा राम मोहन राय का यहाँ पे सहयोग रहा। अब बात करते हैं इसको कब समाप्त किया गया था। तो इसको 1829 में समाप्त कर दिया गया था, क्योंकि दोस्तों राजा राम मोहन राय की भाभी जी को यहाँ पे जिंदा जला दिया गया था। अब बात कर लेते हैं कि जो लॉर्ड रिपन है इनको किस चीज़ का जनक माना जाता है। तो दोस्तों इनको स्थानीय शासन का जनक माना जाता है। किस चीज़ का जनक माना जाता है? इनको स्थानीय स्वशासन का इनको जनक माना जाता है। अब बात कर लेते हैं लॉर्ड वेलेजली के बारे में। तो दोस्तों इन्होंने सहायक संधि स्टार्ट की थी। क्या किया था इन्होंने दोस्तों? सहायक संधि स्टार्ट की थी। तो अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है। आपको बताना है जो भारतीय पुनर्जागरण का पिता है वो किस व्यक्ति को कहा जाता है। तो आइए जान लेते हैं ऑप्शन को। पहला ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, दूसरा ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, तीसरा ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, और चौथा ऑप्शन है रामकृष्ण परमहंस। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा दोस्तों? जो राजा राम मोहन राय है इनको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारा
पुनर्जागरण का पिता है वो किसे कहा जाता है, तो ये तो हम पढ़ चुके हैं। इसके साथ साथ ये भी पूछा जाता है कि आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता है। क्या पूछा जाता है दोस्तों, आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। कई बार दोस्तों ऐसे पूछ लिया जाता है कि प्रथम भारतीय आधुनिक पुरुष कौन है। कैसा क्वेश्चन दोस्तों, प्रथम भारतीय आधुनिक पुरुष कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजाराम मोहन राय। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हड़प नीति को लागू और कार्यान्वित किया था। तो आइए जान लेते हैं ऑप्शन को। पहला ऑप्शन है लॉर्ड वेलेजली, दूसरा ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग, तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी और चौथा ऑप्शन है लॉर्ड क्लाइव। तो हम बात करें किसकी दोस्तों, हड़प नीति की। इसमें क्या होता था दोस्तों, अगर किसी राजा का पुत्र नहीं है तो जो उसका राज्य है वो अंग्रेज अपने शासन में मिला लेते थे। तो ये दोस्तों किसने स्टार्ट किया था हड़प नीति को, ये स्टार्ट किया था लॉर्ड डलहौजी ने। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले जो ट्रेन चली थी वो दोस्तों वो किस गवर्नर के समय में चली थी, तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। दोस्तों लॉर्ड डलहौजी के समय में ट्रेन चली थी, कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो ये चली थी दोस्तों मुंबई से ठाणे तक। कहाँ से चली थी, ये मुंबई से ठाणे तक चली थी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि जो पोस्टल सेवा है वो कब स्टार्ट हुई थी, तो दोस्तों ये भी लॉर्ड डलहौजी के समय स्टार्ट हुई थी। इसके साथ साथ जो टेलीग्राम सेवा है ये भी दोस्तों लॉर्ड डलहौजी के समय ही स्टार्ट हुई थी। कौन कौन दोस्तों, ट्रेन, पोस्टल और टेलीग्राम, ये लॉर्ड डलहौजी के समय पे स्टार्ट हुई थी। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में लागू किया गया था। आपको बताना है ऐसा कौन सा गवर्नर था जिसके समय में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया गया था। तो आइए बात कर लेते हैं ऑप्शन की। पहला ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, तीसरा ऑप्शन है सर हेनरी हार्डिंग और चौथा ऑप्शन है लॉर्ड लॉरेंस। तो हम बात कर रहे थे किसकी, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम की किसके शासनकाल में लागू किया गया था। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के समय पे दोस्तों जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है इसको लागू किया गया था। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसमें किसका सहयोग रहा था। जैसे कि दोस्तों जो सती प्रथा है उसमें राजाराम मोहन राय का सहयोग रहा। तो इसमें किसका सहयोग रहा, तो इसमें दोस्तों इसमें ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी का सहयोग रहा। तो ये भी क्वेश्चन दोस्तों कई बार पूछा जाता है कि भारत का अंतिम गवर्नर कौन था। क्या पूछा जाता है दोस्तों कि भारत का अंतिम गवर्नर कौन था, तो दोस्तों अंतिम गवर्नर कौन था, तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा हमारा लॉर्ड कैनिंग। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था। कौन सा दोस्तों, भारत का प्रथम वायसराय कौन था, वायसराय। तो इसका भी आंसर हो जाएगा कौन सा दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग। अब बात कर लेते हैं हम अगले क्वेश्चन की। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए सबसे कम उम्र का व्यक्ति था। तो आइए जान लेते हैं ऑप्शन को। पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन है अबुल कलाम आज़ाद, तीसरा ऑप्शन है आनंद मोहन बोस और चौथा ऑप्शन है भूपेंद्रनाथ बोस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा दोस्तों, हमारा जो हमारे अबुल कलाम आज़ाद थे, ये दोस्तों क्या थे, राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, सबसे कम उम्र के या युवा अध्यक्ष थे। अब बात करते हैं इनने कब से कब तक अध्यक्ष का पद संभाला, तो ये 1940 से 1945 तक सबसे लंबे समय तक रहे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है यहाँ से कि आज़ाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। कौन दोस्तों, आज़ाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, प्रथम शिक्षा मंत्री। तो दोस्तों इसका भी सही आंसर हो जाएगा कौन सा, हमारा अबुल कलाम आज़ाद, हमारे आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और दोस्तों ऐसे ही वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, धन्यवाद।